नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको यूपी के बदायूं में 2 मासूमों की हत्या और एक आरोपी के एनकाउंटर पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का रंग दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बदायूं पर राजनीतिक लाभ उठा रही है, तो बीजेपी का जवाब है जो कानून तोड़ेगा बख्शा नहीं जाएगा। इन बयानों की चिंगारी ने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन पहले आपको बंगाल लेकर चलेंगे, जो हर चुनाव से पहले हिंसा के लिए कुख्यात है। एक बार फिर यही पैटर्न बंगाल में दिखाई देने लगा है। पहले चरण के नॉमिनेशन से पहले कूच बिहार में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी, डंडे और पत्थर चले। इसलिए ये सवाल पूछेंगे, चुनाव कोई भी हो, बंगाल बार बार रक्त रंजित क्यों होता है? चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव कांग्रेसी हो गए हैं। आज पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पूर्णिया से उन्हें टिकट दे सकती है। इसके अलावा बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां हाईकोर्ट ने ईडी के संबंध पर रोक लगाने वाली केजरीवाल की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि आखिर वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जब ईडी के पास जाएंगे तभी पता चलेगा ईडी चाहती क्या है। आज सत्ता में डाइटिंग प्रेमी न्यूज मित्रों के लिए भी एक जरूरी नोटिफिकेशन है। अगर आप दिन में 8 घंटे खाने का और 16 घंटे कुछ ना खाने का डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है, जिस पर हमने आपके लिए सत्ता की एक स्वास्थ्य वर्धक कुंजी तैयार की है। वैसे आज एक चिंताजनक खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी भूटान दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम 21-22 मार्च को भूटान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई अहम समझौते हो सकते हैं। ये वही भूटान है जिसे चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और एक बड़ी खबर यह कि पेपर लीक होने के बाद बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ईओयू की रिपोर्ट पर बिहार लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। तो सत्ता की शुरुआत आज देश के पूर्वी हिस्से में स्थित उस राज्य से करते हैं जो राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहा है। पंचायत स्तर के चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव, करीब करीब हर बार इसी राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। लोगों की जान जाती है, बमबाजी, फायरिंग और हिंसक झड़प की खबरें सुर्खियां बनती हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई, यानी आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हो गई। लेकिन इसके एक दिन पहले यानी मंगलवार से ही पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज शुरू हो गया। राज्य में चुनावी हिंसा की शुरुआत कूच बिहार से हुई, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हुई। लाठियां चली, पत्थर चलाए गए और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि कल जब केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणित अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे तो टीएमसी नेता उदयन गुहा ने अपने समर्थकों को उकसाया, जिसके बाद उग्र समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि निशित प्रमाणित के काफिले से उनकी रैली पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद ये हिंसा भड़की है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के वक्त पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने हिंसा रोकने के बदले टीएमसी की मदद की। जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट में उनके कई समर्थक घायल हो गए। यानी दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पर सच ये है कि बंगाल में चुनावी हिंसा की शुरुआत हो गई है। कल की घटना के विरोध में बीजेपी ने आज कूच बिहार में प्रदर्शन किया, जबकि टीएमसी ने आज शहर में बंद रखा। कल रात करीब 8:30 बजे शुरू हुई हिंसा के बाद से कूच बिहार में माहौल तनावपूर्ण है। कल से लेकर आज तक हुई हिंसा पर हमने एक रील तैयार की है, आप वो देखिए, फिर आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव के रक्त चरित्र का इतिहास बताएंगे। গাড়ির থেকে দুজন মহিলা, তারপরে ওদের জেলা সভাপতি সহ কয়েকজন সব মোটা মোটা বাঁশ লাঠি নিয়ে যাকে পারছে পেটাতে শুরু করেছে। এমনকি
ইনোসেন্ট পথচারী তাদেরও মারছে। আমার সাথে যে গাড়ি ছিল সেই গাড়ি ভেঙে দিল, আমার সাথে যে আমার পেছনে যে গাড়ি ছিল সেই গাড়িটা ভেঙে দিল। প্রামাণিকের গাড়ি এবং তাদেরকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করেছে ডাইরেক্ট উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ নিজে। আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর গ্রেপ্তার দাবি করেছি। भाजपा जो है पश्चिम बंगाल में प्री पोल वायलेंस शुरू कर दी। अभी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो ये सब देखे, लेकिन ये सच्चाई है, हम लोग मेदिनीपुर में भी देखे भाजपा जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ये प्री पोल वायलेंस शुरू करके बंगाल में हमेशा इलेक्शन को लेकर गड़बड़ होता है। मैं मानता हूँ बहुत ही सेंसिटिव जगह है, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए वहाँ और भी सुरक्षा बढ़ाया जाए, क्योंकि दिनहाटा में ऐसा कुछ होगा निश्चित प्रामाणिक जी के ऊपर हमला होने का भी संभावना है, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका सिक्योरिटी भी बढ़ाया था। पश्चिम बंगाल में जिस तरह रूटीन चुनावी हिंसा होती है उसे लोग आम बात समझने लगे हैं, जैसे हिंसा भी चुनाव से जुड़ा कोई सरकारी कार्यक्रम हो। चुनाव में जितनी हिंसा पूरे देश में नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा हिंसा अकेले बंगाल में होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुल 693 घटनाएं हुई थी, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2014 में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा की तरह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भी खूब हिंसा होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 14 लोगों की मौत हुई, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि 37 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पंचायत चुनाव में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। 2023 में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में करीब 27 लोगों की हत्या हुई थी। 2018 में चुनावी हिंसा में 40 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि उससे पहले 2013 में 39, 2008 में 36 और 2003 में 70 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई। अगर और पीछे जाएं तो 1990 के पंचायत चुनाव में 400 लोगों की हिंसा में मौत हुई थी। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव या त्योहार कहा जाता है। आज पहले चरण के नॉमिनेशन के साथ इसकी व्यवहारिक शुरुआत हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले इस त्योहार का काला सच ये है कि इसे मनाने वाले जश्न नहीं मनाते बल्कि हिंसा करते हैं। आतिशबाजी नहीं बल्कि लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, हत्या करते हैं, खून बहाते हैं। और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है, और विशेष तौर पर डाइटिंग वाले उन फिटनेस प्रेमियों के लिए है जो बिना कुछ सोचे समझे दूसरों को देखकर या फिर डॉक्टर्स की सलाह के बिना डाइटिंग करने लगते हैं। आजकल हर कोई खुद को फिट रखना चाहता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जिम जाते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ लोग डाइटिंग करते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो फिट रहने और जल्दी वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत चिंताजनक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले हम आपसे कुछ जरूरी सवाल भी पूछना चाहते हैं। क्या आप भी फिट रहने के लिए किसी डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं? क्या फिटनेस के लिए आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको करते हैं, यानी पूरे दिन 4 में से अगर हम बात करें सिर्फ 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे आप फास्टिंग रखते हैं, अगर 24 घंटे की पूरी बात करें? अगर ऐसा है तो अगले कुछ मिनट इस खबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक रिसर्च हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जाहिर बात है ये एक गंभीर खबर है, और आज इसलिए इस खबर को हमने सत्ता में प्राथमिकता दी है और आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पर सत्ता की एक स्वास्थ्य वर्धक कुंजी तैयार की है। तो सबसे पहले मूल खबर के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शिकागो में हुई एक स्टडी को प्रकाशित किया गया, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग लंबे वक्त तक इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूटीन फॉलो करते हैं, उन्हें मौत का खतरा 91% ज्यादा होता है। स्टडी के अनुसार बहुत लंबे वक्त तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए खाने का समय सिर्फ 8 घंटे तक सीमित करना सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है।
वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, तो इस पर भी सत्ता की एक कुंजी आपके सामने खोल देते हैं। दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके का डाइट पैटर्न है जिसमें पूरे दिन में फिक्स टाइम पर खाना खाया जाता है और बाकी के वक्त फास्टिंग की जाती है। इसका सबसे लोकप्रिय तरीका 16:8 का है, यानी 16 घंटे उपवास और बाकी के 8 घंटे में खाना पीना। जरूरी बात यह है कि 16 घंटे में भी फास्टिंग के दौरान आप कुछ सॉलिड नहीं खा सकते, सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकते हैं। इस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करने के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जब खाने के बीच गैप ज्यादा हो तो इससे शरीर कैलोरी और फैट को तेजी से बर्न करता है और इससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में छपी एक स्टडी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के इस तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्टडी कितनी भरोसेमंद है और क्या वाकई इस तरीके की फास्टिंग से किसी की जान को खतरा हो सकता है, इसे एक रील के जरिए समझते हैं। फास्टिंग जो लोग 16 घंटे करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, 91%, 91% जो लोग हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या स्ट्रोक होता है और उनसे उनकी मौत होती है। ये स्टडी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एब्स्ट्रैक्ट अपने उसमें छापा है किताब में, और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, मतलब आप 18 आवर यू आर फास्टिंग और 16 आवर यू आर फास्टिंग, तो आपका बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है इतने लंबे फास्ट से। तो सिंपैथेटिक सिस्टम, और जो लोग जो ऑलरेडी जिनमें कुछ हार्ट डिसीज़ है, जो प्रोन है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हार्ट अटैक्स वगैरह को स्टिमुलेट करती है, उससे हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। करना है भी तरीका ये होना चाहिए, वेरी लो कैलोरी डाइट्स पे मत जाओ। बाकी चीज़ें जो है अपनी लाइफस्टाइल की ज़रूर इम्प्रूव करो, जिसमें कि वॉकिंग भी होनी चाहिए और सोने का टाइम ठीक होना चाहिए। मैं आज भी बिलीव करता हूँ 3 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लंबा गैप बीच में नहीं होना चाहिए। खाने का जो पोर्शन है, मात्रा, उस पर नियंत्रण रहना चाहिए। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट की। सोने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं मानता, कीटो डाइट्स को नहीं मानता। वैसे आज हमने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पर एक रिसर्च की तो एक चौंकाने वाली बात यह पता चली कि पहले भी इसे लेकर कुछ स्टडी में खतरे का अलार्म बजाया गया है, खासकर महिलाओं के लिए। कुछ वर्ष पहले शिकागो की एक यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने मोटापे पर अध्ययन करते हुए यह दावा किया था कि वेट लॉस करने का इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला तरीका महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अब इस पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वाला नोटिफिकेशन भी आ गया है। वैसे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक कुछ ना खाने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दरअसल हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है, जो खाने में ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो धीरे धीरे उसके शरीर में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, और अगर बहुत वक्त तक ऐसी स्थिति बनी रही तो इससे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में गिरावट आने लगती है। इसका असर हार्ट, किडनी और लीवर पर भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में सुस्ती, चक्कर और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब चिंता की बात यह है कि कुछ इसी तरीके का डाइट पैटर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी होता है। इसलिए हमारी न्यूज मित्रों से अपील है कि डाइटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले एक बार डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पंजाब के मशहूर पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम याद है, जिनकी आज से लगभग 2 साल पहले 22 मई 2022 को गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सोचिए 28 वर्ष के बेटे की बेरहमी से हत्या के बाद उस माता पिता पर क्या गुजरा होगा। इस हत्याकांड के बाद 2 साल बीत चुके हैं। इस परिवार में अब एक खुशखबरी आई है। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बलकौर सिंह और चरण सिंह हाल ही में दोबारा पेरेंट्स बने। पंजाब में भटिंडा के अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला की मां ने IVF के जरिए एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन इस खुशी में सियासी खलल तब आया जब सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक वीडियो जारी कर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सत्ता में आज आपको सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के जन्म को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी बताएंगे, जिसके केंद्र में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक है।
एक तरफ सिद्धू मूसेवाला के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बच्चे के जन्म के बाद बड़ी संख्या में लोग सिद्धू मूसेवाला के घर और उनके गांव में बधाई देने और खुशियां बांटने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि पंजाब सरकार और प्रशासन की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स देने को कहा जा रहा है। बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद ही कानूनी वैधता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये सारे आरोप सिद्धू मूसेवाला के पिता ने लगाए हैं। दरअसल भारत में कानून के मुताबिक आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म देने की स्थिति में मां की अधिकतम उम्र 50 साल और पिता की उम्र 55 साल होना अनिवार्य है, जबकि सिद्धू मूसेवाला की मां की उम्र 58 साल है। इसी के इर्द गिर्द पूरी कंट्रोवर्सी है। कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पूरे मामले में आमने सामने है, सिर्फ 102 सेकंड में आप एक रील के जरिए इसको देख लीजिए। सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤਲਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ IVF ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। और अब इस मामले में एक चिट्ठी सामने आई है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखी गई है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के 58 साल की उम्र में IVF तकनीक से की गई डिलीवरी की जो डिलीवरी हुई है उसकी रिपोर्ट तलब की गई है। इस चिट्ठी के बहाने आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की चिट्ठी की आड़ में सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को परेशान किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के सेक्शन 21GI के प्रावधानों के मुताबिक 21 से 50 साल की उम्र की महिला ही IVF तकनीक की मदद से बच्चे को जन्म दे सकती है। इस पर तमाम कानूनी पहलुओं को समझने के लिए हमने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की वकील सतिंदर कौर से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप उसको भी सुन लीजिए। इसको ना इन्होंने अपराध ही माना है, बट अपराध जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है। बट जे कानून मुताबिक, जे लीगल क्वेश्चन के मुताबिक देखते भी हैं तो इसमें ऐसे होता है कि जो 5 लाख रुपए का फ़ाइन हो सकता है, 5 से 10 लाख रुपीज़ जे कंट्रावेंशन होती है इस एक्ट की, और साबित होती है जो इसकी धारा तो 3 ईयर से लेके 8 ईयर तक इसमें कोई प्रोविज़न है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों का कहना है कि बच्चे का जन्म भटिंडा के अस्पताल में जरूर हुआ है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की माता का IVF ट्रीटमेंट यहां पर नहीं किया गया। IVF ट्रीटमेंट विदेश में किया गया। 17 मार्च को जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ था, वहां की डॉक्टर का कहना है कि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद से इस अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला की मां का इलाज हो रहा है। यहां पर सिर्फ उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी केयर और डिलीवरी की गई। ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और अब एक परेशान करने वाली खबर। यह खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहां साजिद और जावेद नाम के 2 युवकों ने एक ही परिवार के 2 छोटे छोटे बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया है। दूसरा आरोपी जावेद अब भी फरार है। अगर आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी मिलेगी तो इसे आप अपराध की खबर मात्र मान लेंगे, लेकिन ये इतनी सामान्य घटना नहीं है। दरअसल साजिद और जावेद ने जिन 2 बच्चों की हत्या की वो उसके घर आया जाया करते थे। दोनों आरोपी बच्चे के पिता विनोद को अच्छी तरीके से जानते थे। बच्चे आरोपियों को भैया कहकर पुकारता था। विनोद के घर के सामने साजिद और जावेद का सलून था। मंगलवार शाम साजिद और जावेद दोनों विनोद के घर पहुंचे। उन्होंने विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए की मदद मांगी। पैसे देने की बात कहकर विनोद की पत्नी चाय बनाने चली गई। इतनी देर में साजिद उसके 2 बेटों को लेकर छत पर चला गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुलाया और 11 साल के आयुष और 6 साल के आहान की गला रेत कर हत्या कर दी।
हत्या करके दोनों भागे तो रास्ते में विनोद का तीसरा बेटा मिल गया, जिस पर उन्होंने चाकुओं से हमला कर दिया। उसके हाथ में भी चोटें आई हैं। घर से निकलते हुए साजिद ने विनोद की पत्नी से कहा, काम हो गया। बेटे की लाश देखकर विनोद की पत्नी रोने लगी। आसपास के लोग जमा हुए। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पोस्ट को घेर लिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और थोड़ी ही देर बाद साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस पूरी घटना में सिर्फ विनोद के दोनों बच्चों का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि उस भरोसे का भी कत्ल हुआ है जिस पर वो भरोसा किया करता था, जिसे उसके बच्चे भैया कहते थे। उसने उन मासूमों को ही मार दिया। क्यों मारा, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ित के परिवार वाले पूछ रहे हैं, हम तो साजिद को परिवार का हिस्सा मानते थे, उसने फिर ऐसा क्यों किया? इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस डबल मर्डर की असली वजह क्या है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर इंस्टेंट अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाया हुआ है हमारे बच्चे को मारना। मैं से आगे जाके वो यहीं से आई को फैला के लेके गो पार्लर में देखन को वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो टोटो वारो पानी लेके पहुँचो तो लोग फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने उन पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर उनके पैर में कांच लग गई, तभी मैं भाग आया नीचे। साजिद की मां है, उसने बताया कि दोनों भाई रोजाना पिछले कई साल से इस दुकान पर आते थे और वहां पर वो लोग काम करते थे। किसी से कोई झगड़ा नहीं था दोनों का। आज उसको ले गया साथ में कि चलो ऊपर घूम के आते हैं, तो ऊपर चला गया साथ में। अच्छा, इस चीज़ को वो अंदर थी तो जो छोटा वाला था उसे कह दिया कि बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने चला गया। जब पानी लेके जाता है ऊपर तो पहले तो उसी को ख़त्म कर देता है वो बड़े वाले को, फिर उसको छोटे वाले को ही ख़त्म कर देता है। जब बीच वाला जाता है वहाँ देखने तो देखा उसमें चाकू चला रहा है, तो उसने देखा, भागा कि मम्मी भागो को वो चाकू मार रहा है भैया। हमारे बेटे को फ़ोन किया इसके पापा को, तो उन्होंने दे दो 5000 रुपये दे देगा, तो 5000 रुपये दिए। तो बोले 2 घंटे को मैं ऊपर बैठी जाऊँ, उनकी बैठी जाओ। तब तक आयुष को ले गया वो, और आयुष इसलिए चले जा कि बाल नाई था, तो भैया ही कहता कि मेरा नंबर लगाओ। जे भी जाते थे, आयुष भी चला गया, जे भी चले गए। हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। ये घटना बेहद दर्दनाक है, संवेदनाओं से भरी हुई है, लेकिन चुनावी मौसम नेताओं के लिए संवेदना भी वोट के साधन बन जाते हैं। इस घटना पर भी अब हिंदू और मुस्लिम वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने धर्म देखकर एनकाउंटर किया। विपक्ष के नेता सरकार पर इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। ये पूरी प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। ये जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, और अफसोस की बात है कि जो लोग इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और घटना को जो है वो पर सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो शुद्ध रूप से जो है वो न केवल समाज के दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है। पूरी तरीके से स्तब्ध, दुखी, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तस्ता और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। और सत्ता में अब चुनावी बात करते हैं। राजनीति के लिहाज से देखें तो आज कांग्रेस के लिए शुभ बुधवार रहा। पिछले कई दिनों में कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की खबर आई थी। आज 4 राज्यों के 4 नेता कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि इससे कांग्रेस की वोट वाली शक्ति में कितना फर्क पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको हम उन 4 नेताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने हाथ के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। शुरुआत बिहार से करते हैं, जहां पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। सूत्रों की माने तो बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिल सकता है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन अभी कांग्रेस की सांसद हैं। दूसरी तरफ जो खबर दूसरी आई है वो यूपी से आई है, जहां दानिश अली कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दानिश अली ने राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के लिए जारी हलचल के बीच झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां मांडू सीट से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए चौथी शुभ खबर जम्मू कश्मीर से आई, जहां जम्मू के पूर्व बीजेपी नेता लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। लाल सिंह उधमपुर सीट से 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर 2004 और 2009 में उधमपुर सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से एक और लड़ाई चल रही है। ये चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच की लड़ाई है। एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। लेकिन भतीजे चिराग पासवान ने तय कर दिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। एलजीपी की बैठक में उनके हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर फैसला हुआ है। इस पर आज जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। क्या पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी का अलायंस करते हैं या फिर वो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय करते हैं? वहाँ भी बैठक हो रही है। अगर पटना में देखें तो पटना में भी यहाँ पर बैठक चल रही है। पशुपति कुमार पारस यहाँ मौजूद हैं, उनकी पार्टी के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब अलायंस, जब चाचा भतीजे के बीच टकराव शुरू हुआ, जब पार्टी का विभाजन हुआ, उस वक्त 5 सांसद थे पशुपति कुमार पारस के साथ और चिराग अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन अगर आज आप देखें तो पशुपति कुमार पारस आज अकेले पड़े हुए हैं, अलग थलग एक तरह से कह सकते हैं। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। पशुपति कुमार पारस को मैं सलाह दूंगा कि आप एनडीए के खिलाफ में बिगुल फूकिए और सब जगह से चुनाव लड़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। पहले तो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। और सत्ता में बात यूट्यूबर एल्विश यादव की, जो अक्सर अपनी रील और वीडियो के आखिर में एक बात कहता है, रहना हो तो सिस्टम के नीचे। लेकिन असल में एल्विश यादव को अपने इस डायलॉग का मतलब अब समझ में आया होगा, क्योंकि कानून के आगे एल्विश के अहंकार, रौब और रुतबे वाला पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है। और ये साफ हो गया कि देश में कानून, पुलिस और प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। एल्विश यादव सांपों की तस्करी और उनके विष वाली पार्टी कराने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। लेकिन अब एल्विश के नए नए राज सामने आ रहे हैं और ये जहरीले राज कोई और नहीं बल्कि खुद एल्विश यादव का फोन खोल रहा है। नए नए नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एल्विश यादव के फोन से नोएडा पुलिस को कुछ चौंकाने वाले और बहुत ही अहम सुराग मिले हैं, जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। एल्विश के फोन से पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसके बाद इस केस में कई नए ट्विस्ट आ सकते हैं।
नोएडा की पुलिस इस वक्त एल्विश के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है। उसे एल्विश के फोन में मौजूद व्हाट्सएप से भी कई पार्टी ग्रुप्स की जानकारी मिली है। इन व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लेट नाइट पार्टियों से संबंधित चैट भी बरामद किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को एल्विश के व्हाट्सएप से कुछ पार्टियों के वीडियोस भी मिले हैं, जिनके जरिए वो पार्टियों की लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी हुई है। खबर है कि अब व्हाट्सएप की जांच के बाद पुलिस ने एक लिस्ट भी तैयार कर ली है और इस लिस्ट में उन लोगों के नाम है एल्विश यादव जिनके संपर्क में था। अब लिस्ट में शामिल लोगों से नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी और मुमकिन है बहुत जल्द एल्विश के इस विषकांड में कुछ और गिरफ्तारियां हो जाएं। इस केस में एक और बड़ा अपडेट भी है। पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका कनेक्शन एल्विश यादव से होने का शक है। अब तक इस केस में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक ईश्वर और विनय सांपों के जहर का गैर कानूनी कारोबार करते थे। ईश्वर का खुद का बैंक्वेट हॉल था, जहां वो सांप और सांपों का जहर मंगवाता था और फिर उसी जहर का इस्तेमाल नशे के लिए पार्टियों में किया जाता था। इन सारे खुलासों के बाद ये बात साफ है कि एल्विश यादव के संकट भरे दिन अभी लंबे चलने वाले हैं। एल्विश का ये केस बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक है कि कानून के दायरे में रहकर ही लोकप्रियता पाई जाए तभी फायदा है, वरना अंजाम सबके सामने। दिल्ली एनसीआर में रेप पार्टियों में सांप और उसके जहर की सप्लाई करने के पूरे मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक इस पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी भी आरोपियों को लेकर पुलिस यहां से जा रही है, आप देख सकते हैं। जिन लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, साक्ष्य संकलन के क्रम में उनकी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और जिनकी भी साक्ष्य के क्रम में संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर अभी दोनों आरोपियों को यहाँ से पुलिस लेकर गई है, जिसमें कि एक विनय है और दूसरा ईश्वर है। विनय एल्विश यादव का दोस्त बताया जाता है और उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में कई बड़े नाम और शामिल हो सकते हैं और इस पर लगातार पुलिस की जांच जारी है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।